Jai Hind and welcome to this third day of our revision जिसमें आज अपना टॉपिक है पोएम्स। पोएम्स का रिवीजन कैसे करना एंड हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन पोएम, ये हमारा आज का टारगेट है। तो पोएम्स क्वेश्चन नंबर 3 में बोर्ड में आता है। और इट इज देयर फॉर टोटल 14 मार्क्स। पोएम्स की टोटल वैल्यू जो है, जो एग्जाम में आपके आने वाली है, उसकी वैल्यू 14 मार्क्स। तो ये 14 मार्क्स कैसे लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, उसके लिए एक एफर्ट हम लोग करने वाले हैं आज। ओके, ताकि आप लोगों को इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने का मौका मिले। और साल भर में आपने प्रिपरेशन किया हुआ ही है, लेकिन लास्ट मिनट में क्या कर सकते हैं सो दैट वी सिक्योर दीज मार्क्स। एज यू नो दैट जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है फॉर 14 मार्क्स। और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखो क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, ये भी हम लोगों को समझना जरूरी है। एज यू नो दैट वी हैव टोटल 8 पोएम्स, और ये 8 के 8 पोएम्स आपको अभी एग्जाम में आने वाले हैं। तो सारे के सारे पोएम का प्रिपरेशन आप लोगों ने करना, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पोएम उसके अंदर आ सकती है। ओके, तो कोई भी 2 पोएम्स आपको पूछे जाएंगे, एक रहेगी कॉम्प्रिहेंशन के लिए और दूसरी रहेगी एप्रिसिएशन के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, और सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 जो पोएट्री का है, जिसमें 10 to 15 लाइन्स रहेंगे। जो पहला क्वेश्चन उसके अंदर पूछा जाएगा दैट विल बी ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसके अंदर सिंपल है, अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड रह सकते हैं, या these are again the questions which are uh, objective type questions। और उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में यू विल हैव मैच द कॉलम, या ट्रू और फॉल्स। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, या sometimes you will be given some uh, what we say फ्लो चार्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे भी रहेंगे। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे मोस्टली, जो आपको बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम कंप्लीट करना है। अगर आपके पोएम्स तैयार है तो ये 2 मार्क लेना आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ओके, मतलब 14 मार्क्स में से कुछ मार्क्स ऐसे हैं
जो आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके बावजूद भी मैंने देखा कि जैसे एग्जाम में कुछ कुछ बच्चों ने मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन, क्योंकि पता नहीं क्या होगा। कुछ कुछ मार्क्स तो बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, भले अप्रिसिएशन हो या कॉम्प्रिहेंशन हो। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा इन्फरेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस टाइप क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द होल क्वेश्चन इन ऑर्डर टू आंसर दिस होल पोएम। पोएम समझ के आप जब आंसर देते हैं तो ये भी प्रॉपरली आ जाता है। बहुत बार आपको इसमें पूरा का पूरा आंसर मन से लिखना होता है। ओके, अराउंड 50 वर्ड्स मान के चलो, 2 मार्क्स मतलब 50 वर्ड्स, ये जनरल कंसेप्ट है। हाँ, अगर उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि राइट एनी 4 थिंग्स, राइट फॉर एनी 4 नेम्स, ऐसा अगर है तो फिर उतना ही करना है, बाकी ज्यादा आपको करना नहीं। अदरवाइज अगर डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको लिखना है तो इट हैज टू बी इन 50 वर्ड्स। ओके, 50 वर्ड्स मतलब कितना रहेगा, 6 to 8 लाइन्स, एक जनरल कंसेप्ट। ओके, 6 to 8 लाइन्स में उसका आंसर होना चाहिए। अगला है पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि आपने कुछ भी अगर लिखा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो 1 मार्क तो पक्का मिलता है, ये 2 मार्क्स पक्का मिलेंगे आपको, ये भी मार्क बहुत इजीली मिल जाता है। ओके, क्योंकि इट इज जस्ट यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, अपने खुद के विचार उसके अंदर लिखने होते हैं। क्वेश्चन समझना पर, एज ए टोल्ड इन लास्ट डे यस्टरडे इटसेल्फ, कि आप लोगों को क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन समझे बगैर लिखना नहीं। तो वैसे पर्सनल रिस्पॉन्स में भी क्या पूछा है ये समझ में आया तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आंसर बनने लग जाता है। ओके, अगला है पोएटिक डिवाइस टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे सारे फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों को मालूम है। ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन रहेगा। दूसरा, राइमिंग स्कीम इज द सेकेंड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या अलग चीजें इस पोएम में यूज की गई है, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज किया गया है, पोएटिक स्टाइल जिस तरह से हम कह जाते हैं उसको। हाँ, स्पेशल फीचर्स उस हर पोएम के होते हैं। जैसे कुछ कुछ पोएम में क्वेश्चन यूज किया गया है, कुछ कुछ क्वेश्चन पोएम में मोनोलॉगी यूज की गई है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जिनको फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं, राइमिंग स्कीम आती है, राइमिंग पैटर्न आता है, उसमें भी क्वेश्चन ध्यान से अगर आपने पढ़ा तो 2 मार्क इसके अंदर भी लेना मुश्किल नहीं जाएगा। ओके, और लास्ट का क्वेश्चन जो रहता है पोएटिक क्रिएटिविटी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत दे सकता है। क्योंकि पिछली बार की एग्जाम जो है उसके अंदर कुछ लोगों ने इसके अंदर गड़बड़ की है। आपको पोएम कंपोज करना है 2 से 4 लाइन। अब इसके भी अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। या तो आपको ऐसे कहा जाएगा कि आप कोई भी एक टॉपिक देकर आपको कहा जाएगा कि 2 लाइन बनाओ, 4 लाइन बनाओ, ऐसे कहा जाएगा। ओके, या आ, एक लाइन देंगे, दूसरा ब्लैंक देंगे, तीसरी लाइन देंगे, चौथी ब्लैंक देंगे, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। ओके, तीसरा, जैसे लास्ट टाइम दिया था, पहली लाइन दी गई थी, सेकंड और थर्ड मिसिंग थी, फोर्थ लाइन दी थी, तो बीच में के 2 लाइन्स आपको लिखना है। ओके, कभी कभी एक वर्ड मिसिंग होता है, उसमें से वो वर्ड आपको देना है। अंडरलाइन किया जाता है वर्ड, उस वर्ड की जगह पे आपको खुद का वर्ड लिखना है। ओके, तो देर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में तो आएगा, क्योंकि द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन सच अ वे दैट यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आती, राइट? तो अगर समझ में आ गया तो आप अच्छे से लिख भी सकते हैं। अब पोएम बनाते समय क्या क्या चीजें हमको करनी है वो लास्ट में हम देखेंगे। ओके, तो इस तरह से 10 मार्क के क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव एप्रिसिएशन। अभी एप्रिसिएशन में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं उसके लिए जैसे आप पोएम्स देखेंगे, पहली ही पोएम है उसके अंदर उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, क्या क्या पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में
पेज नंबर 97। आई होप कि सबने टेक्स्ट बुक लाया ही होगा, क्योंकि आपको मालूम है घर से निकलते समय सोच के निकलते हैं आप आज क्या है, उस हिसाब से। तो इसमें अबाउट द पोएम रहेगा, पोएट एंड द टाइटल। इसके बारे में एक दो लाइंस आपको लिखने हैं। पोएट का नाम, पोएम का नाम, पोएट का नाम और अबाउट द पोएम या पोएट आपको बताना है। उसके बाद द थीम, जो आपको याद करना है, हर पोएम की थीम आपको याद करनी पड़ेगी, ये जरूरी है। याद करने का बहुत कम चीजें जो आपको याद करनी है। ओके, पोएम की थीम रहेगी, पोएम दी हुई रहेगी। एप्रिसिएशन लिखते समय ऐसा नहीं कि टाइटल दे के आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, पूरी की पूरी पोएम होलसेल में देते हैं। यू हैव टू रीड द पोएम, जो दिया है वो जो सामने है वो देख के आपको उसके बारे में लिखना है। आप अपने थीम याद भी नहीं किया, समझ के भी लिया, तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाता है एग्जाम में किसकी थीम क्या है। पोएम पढ़े आपने, याद रहेगा। अच्छे से अगर पढ़ के जाएंगे एग्जाम के दिन 21 तारीख को सुबह, अगर आपने हर पोएम की एप्रिसिएशन एक बार पढ़ ली तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली याद आएगी, क्योंकि पोएम सामने दी हुई है, तो इट विल रिमाइंड यू। थोड़ा सा डोर आगे कर दो। पोएटिक स्टाइल, ये भी आपको समझना है, मतलब पोएट ने लिखते समय क्या क्या तरीके यूज किए हैं, है ना। जैसे डायलॉग स्टाइल में लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन का लिखा है, सेकंड पर्सन का लिखा हुआ है, या क्वेश्चंस यूज किए हुए हैं। ओके, या और कौन से तरीके हैं जो पोएम को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किए गए हैं, वो इसके अंदर आप लोगों को लिखना है। देन लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोएम। लैंग्वेज कैसी है, सिंपल लैंग्वेज है, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, और समझने लायक है कि समझने में मुश्किल है। ओके, उसके बाद पोएटिक डिवाइस मतलब कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए हुए हैं, राइमिंग स्कीम है कि नहीं, ये भी आपको उसके अंदर बताना होता है। नेक्स्ट, स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम, ये भी आपको एक पढ़ के जाना पड़ेगा। इस पोएम का स्पेशल फीचर क्या है, खास क्या है इस पोएम के अंदर, ये भी आपको हर पोएम के हिसाब से बताना है। मैसेज, वैल्यूज, मॉरल्स इन द पोएम, मतलब पोएम से मैसेज क्या दिया है, हर पोएम से कुछ ना कुछ तो मैसेज है, वो हमको समझना है। योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, आपको क्या लगा पोएम पढ़ के, आपको पोएम अच्छी लगी नहीं अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी, अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों अच्छी नहीं लगी। वैसे अच्छी नहीं लगी बताने का स्कोप नहीं है, आपको अच्छी लगी यही बताना है। ओके, तो उतना आपको प्रिपेयर करना है। ये टोटल आपको देखेंगे तो यू विल सी देयर आर 7 पॉइंट्स। 7 के 7 पॉइंट्स नहीं आते, 5 पॉइंट्स आएंगे। ओके, 5 पॉइंट्स आपको लिखना है, पर वो कौन से 5 पॉइंट आएंगे हमको नहीं मालूम। ओके, अगर बोर्ड ने यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाया होता, जैसे उन्होंने राइटिंग सेक्शन में लगाया हुआ है कि वो अगर बोलते हम सातों के सातों पॉइंट्स देंगे, आप कोई भी 5 लिखो, तो अपना काम ज्यादा आसान हो जाता, राइट। तो इसके लिए ये चीजें आप लोगों को समझना जरूरी है कि सब प्रिपेयर करना है। ऐसा करना चाहिए तो बच्चे सब प्रिपेयर करते हैं, नहीं तो फिर सेलेक्टेड प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें याद रखना है। सब मोबाइल साइलेंट पे करके रखो, स्विच ऑफ करके रखेंगे तो भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद मिलेगा, पेपर इजी जाएगा। जिसकी मोबाइल की आवाज आएगी उसके बाजू में स्क्वाड आके बैठेगा। भोलेनाथ कृपा रहे। हाँ, मैंने तो साइलेंट पे करके रख दिया। इतना रहेगा। हम अभी एक एक पोएम प्रिपेयर करते हुए जाते हैं। पहली पोएम ऐसे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। पोएम में आपके पास पोएम है, आप पढ़ के देख सकते हैं। ओके, और अच्छी तरह से हर चीज समझाई हुई भी है, राइट। इसमें आप देख सकते हैं, पुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। टाइटल में देखेंगे तो इसमें मेटाफर है, क्योंकि यू नो इट। ओके, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, यहाँ पे ओपन का मतलब होता है फ्रीडम, फ्री, और रोड का मतलब होता है
life, so it is a metaphor to life. So this is the poem that manifests freedom. ओके, फ्रीडम को मैनिफेस्ट करने वाला है, कैसे फ्रीली लाइफ जीना चाहिए बताया गया है. अफूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, मीन्स ही इज फ्री टू फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, से बोला है. द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज, वेरेवर आई चूज मतलब सेल्फ कंट्रोल, मेरे लाइफ पे मेरा कंट्रोल है, ऐसा पोइट इसके माध्यम से बताना चाहता है. पोएम हमने ऑलरेडी डिटेल में लिए हैं, इसलिए हर पोएम को सीखने का टाइम अपने पास नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग फास्टर. ओके. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही हूं मेरे भाग्य का विधाता, ऐसा पोएट बोलता है. तो अब मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूं, आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन समथिंग एल्स फॉर माय गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून. मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके अंदर पोएट हमको बताता है. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. मतलब कुछ मुझे नहीं करना है, मतलब मुझे ना कंप्लेन करनी है. एक जन इधर आओ ना, अब दोनों में से जुड़ा हुआ भाई साथ में बैठे जैसा लग रहा है, तो ऐसा वेरी गुड. तो विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पोस्टपोन भी नहीं करूंगा. मैं इसके आगे कोई भी क्या बोलते हैं उसको, पंचांग देख के डिसीजन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आई विल ट्रस्ट माई सेल्फ एंड विल टेक डिसीजन. यहाँ पे आप रिपीटेशन देख सकते हैं, क्लाइमैक्स देक सकते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच अवेलेबल है, एग्जाम में लिखने के काम में आएगा. डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरुलस क्रिटिसिज्म, इसके अंदर एलिट्रेशन है. ओके. मतलब डन विथ मतलब मुझे अब बुकिश नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू फेस लाइफ होल हार्टेडली विथ कॉन्फिडेंस, ऐसा बोलता है. स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रेवल टू द ओपन रोड, he is strong and he is content, satisfied with himself. The earth that is sufficient. I do not want the constellations any nearer. मतलब ऐसे लोग जो सितारों के बारे में सोचते हैं, let them think about the stars. मेरे लिए दुनिया काफी है. मतलब I want to be very simple person. I'm not. He is not attracted by the luminaries, influential people. Okay. I do not want the constellation any nearer. I know they are very well where they are. मतलब जिसको जो चाहिए वो उसको मिल जाए, मुझे नहीं चाहिए कोई स्टार वगैरह, ऐसा कहता है. I know they suffice for those who belong to them. Still here I carry my old delicious burden. ये स्पेशलिटी इस पोएम की, स्पेशल फीचर में ऐसा है कि इस पोएम में आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस किया हुआ है, मतलब ब्रैकेट में कुछ लाइंस दिए हुए हैं. ओके. और ब्रैकेट में ये देने का रीजन ऐसा है कि द पोएट सेपरेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम अदर्स. बाकी सब लोग स्टार के पीछे भागते हैं, पृथ्वी शॉ मुझे साइन दो, मुझे मेरे साथ सेल्फी लो, ऐसा सब लोग स्टार के पीछे भागते हैं, बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे कोई स्टार वेर. ओके. तो मैं काफी हूँ अपने लिए. ओके. तो अपने आप को दूसरों से अलग करता है, एंड दैट्स व्हाई पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट यूज किए गए हैं यहाँ पे. आई कैरी देम, मैंने नुमन आई कैरी देम विथ मी वेरेवर आई गो. तो आई कैरी ओल्ड डिलीशियस बर्डन एक ब्यूटीफुल लाइन है इस पोएम की, खास फिगर ऑफ स्पीच इसके अंदर है, ओल्ड डिलीशियस बर्डन. इसके अंदर पैराडॉक्स का इस्तेमाल पोएट ने किया हुआ है. ओके. क्योंकि बर्डन को डिलीशियस बोला है, बर्डन कभी डिलीशियस नहीं होता है ना. मतलब मैंने जो किए हैं गलतियां मेरे जीवन में, वो जीवन की गलतियां भी अगर गलत भी है तो भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, और वो मेरे लिए अच्छी है, क्योंकि वो पुरानी मेरे फेल्यूर, मेरी गलतियां भी मुझे मीठी यादों के जैसे याद आते हैं और मुझे मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा पोएट यहाँ पे कहना चाहता है. तो आई स्वेयर इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम, आई एम फिल्ड विद देम एंड दे फिल एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न. मैं मेरी यादों से बना हूँ और मेरी यादें मुझसे बनी हुई है. वी फिल ईच अदर, ऐसा पोइट यहाँ पे कहता है. तो आप कह सकते हैं कि इट इज अ मोनोलॉग. मोनोलॉग का मतलब होता है पोइट अपने आप से बात कर रहा है. ओके. और अपने आप को यकीन दिला रहा है कि आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ. तो ये इस तरह से एक पोएम पूरी है. अब इस पोएम के अप्रिसिएशन में क्या क्या पॉइंट्स है जो हमको लिखना है. तो क्या क्या लिखना है देखो, ऐसा नहीं कि यही पॉइंट्स आने चाहिए, यू आर फ्री टू राइट, जो जो आपको चाहिए वो आप लिख सकते हैं. अलग अलग जगह पे अप्रिसिएशन मिलेगा, अलग अलग तरीके से मिलेगा. ओके.
तो अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल, इसमें आपको इस तरह से लिखना नहीं है। एप्रिसिएशन आपको कैसे लिखना है? पैराग्राफ फॉर्मेट में। ओके, ये आपको समझने के लिए पॉइंट्स दिए हैं। मतलब इसका एप्रिसिएशन आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो एप्रिसिएशन में ऊपर आपको लिखना है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ओके, फिर नीचे पोएम स्टार्ट करते समय लिखना पड़ेगा द, सिंपल लिखना है एकदम। पहले दो जो पॉइंट्स है वो तो एकदम सिंपल है। क्या लिखना है उसके अंदर? द टाइटल ऑफ द पोएम या द नेम ऑफ द पोएम इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, और इसमें लिखते समय सिंगल कोटेशन मार्क में लिखो। ओके, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड सिंगल कोटेशन मार्क में लिखो। और उसके बाद आपको ये जो है SOR, दीज आर द वर्ड्स दैट यू शुड राइट इन कैपिटल लेटर। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये जब आप लिखते हैं ना तो एग्जामिनर को मालूम पड़ता है कि हाँ, इसको समझ में आता है कि टाइटल कैसे देना। दैट गिव्स अ वेरी साउंड मैसेज टू द एग्जामिनर कि हाँ, आपको समझ में आता है लिखना कैसे, आपको मालूम है। तो S कैपिटल, O कैपिटल, R कैपिटल, जो प्रिपोजिशन है या आर्टिकल्स है उनका फर्स्ट लेटर टाइटल में भी आया तो कैपिटल नहीं लिखा जाता। हाँ, अगर समझो द शुरू में आता है तो ऑफकोर्स कैपिटल आता है, लेकिन बीच में अगर आया तो कैपिटल नहीं लिखा जाता। सिंपल थिंग टू गिव मैसेज टू द एग्जामिनर, आई नो इट वेल। ओके, तो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इट इज रिटन बाय वेल नोन अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमन, ऐसा लिखना है। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, ये भी लिख सकते हैं। एंड इट इज रिटन बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट विटमन। तो वॉल्ट विटमन के बारे में एक लाइन क्या जानते हैं आप? हाँ, ही इज नो वेल नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। बस। अच्छा, ये एक्स्ट्रा है एक्चुअली। अगर आपने ये भी लिखा ना, द द टाइटल ऑफ द पोएम इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इट इज रिटन बाय वॉल्ट विटमन, एक मार्क मिल गया। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो और अच्छा है। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखने का फायदा ये है कि 4 में से पूरे मार्क मिलते फिर आपको। ओके, अगर समझो आपने ऐसे लिखा सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड रिटन बाय वॉल्ट विटमन, ओके, आधा मार्क टाइटल का मिल गया, आधा मार्क पोएट का, पोएट के नाम का आधा मार्क मिल गया, दोनों को 1 मार्क है। जब ओवरऑल मार्किंग पोएट करता है ना, सॉरी एग्जामिनर करता है ना, तब फिर वो 3.5 दे देता है। ओके, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो लास्ट में मार्क्स देते समय वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे देगा। मतलब इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ 3.5 ही गिव्स यू 4 मार्क्स। तो इसके लिए वो ऐड करना जरूरी है। ओके, अब आपको लिखना है द थीम। आप अगर चाहो तो इसके अलग अलग पैराग्राफ बना सकते हैं। पैराग्राफ तो बनाना ही है, ऑफ कोर्स, एक ही पैराग्राफ में सब लिखना नहीं है, लेकिन फिर कंसेप्ट आता है कि हर पॉइंट के लिए अलग अलग पैराग्राफ बनाना या 2 या 3 पैराग्राफ बना के लिखना, ये कंसेप्ट आता है। ओके, दैट इज योर चॉइस। तो ऐसा एक मान के चलो कि 3 से 4 लाइन का एक पैराग्राफ बनाएंगे आप। पहले पैराग्राफ में ये लिखो, सेकेंड पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, और क्लियर लिखना। कुछ भी चीज एग्जामिनर को समझने के ऊपर छोड़ना नहीं, आपको लिखना पड़ेगा द थीम ऑफ द पोएम इज, ऐसा। द थीम ऑफ द पोएम इज फ्रीडम, या द पोएम डील्स विद द थीम, उसके अंदर थीम ये वर्ड डालना पक्का, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा थीम नहीं लिखा है। और एग्जामिनर्स वगैरह कैसे होते हैं इसके बारे में हमने काफी चर्चा की है इसके पहले। इसके लिए थीम वर्ड दिख नहीं रहा, मतलब थीम लिखा नहीं, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि आपने थीम लिखा है कि पोएटिक स्टाइल लिखा है मालूम नहीं पड़ता। तो यूज दीज वर्ड्स, जो जो पॉइंट्स में दिए हैं ना, वो पॉइंट्स, वो वर्ड्स आपके आंसर में यूज करो। ओके, द थीम ऑफ द पोएम इज फ्रीडम, या तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ मोबिलिटी इन लाइफ, या
द थीम ऑफ द पोएम इज हाउ इंपॉर्टेंट फ्रीडम इज इन द जर्नी ऑफ लाइफ. ओके, या आप ये तीनों वर्ड्स को मिक्स करके एक सेंटेंस ही बना सकते हैं. फिर एग्जामिनर के पास इसमें से कोई भी एक रहेगा, मार्क मिल जाएगा. फिर कैसे लिखना पड़ेगा? द पोएम डील्स विद द थीम ऑफ फ्रीडम एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मोबिलिटी इन द जर्नी ऑफ लाइफ, लाइक दिस. ओके, तो एक लाइन हो जाता है. द पोएम इज रिटन इन द पोएट्स सिग्नेचर स्टाइल, दैट इज फ्री वर्स. फिर वो फ्री वर्स क्या होता है एक्सप्लेन करो. देर इज नो राइमिंग स्कीम एंड मीटर इन द पोएम. पोएम में कोई मीटर भी नहीं है, ऐसा बताना है. ओके, देन इट हैज 4 स्टैंजास, और पर्सनल प्रोनाउन लिखे नहीं लिखे इट डजंट मैटर. फिर आप लिख सकते हैं कि द पोएम इज रिटन इन अ मोनोलॉग फॉर्म. मोनोलॉग मतलब खुद से बोलना. डाई, मोनो, डाई, ट्राई, आपको तो साइंस वालों को मालूम है कि मोनो मतलब खुद से बात करना, डाई मतलब 2 लोग बात कर रहे हैं, ट्राई मतलब 3 लोग बात कर रहे हैं. ओके, वैसा. तो लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस, तो आपको बोलना है कि द पोएट हैज यूज्ड मेनी पोएटिक डिवाइसेस. सब पहले लैंग्वेज के बारे में लिखो. द पोएट हैज यूज्ड वेरी सिंपल लैंग्वेज. डिफिकल्ट लैंग्वेज एक ही पोएम में है, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स. बाकी कहीं पे नहीं है. वो दाई को ही समझ में आता है कि उन्होंने क्या बोला. तो लैंग्वेज एंड पोएटिक डिवाइसेस में द पोएट हैज यूज्ड वेरी सिंपल लैंग्वेज which is easily understandable. The poet has used different figures of speech like repetition, metaphor, paradox, inversion, etc. एकाध दूसरे का एग्जाम्पल दे दो. Okay, the poet has used paradox effectively when he says delicious burdens. Okay, and the title itself is a metaphor where road is compared with life. ऐसा. ओके, तो वैसे ही स्पेशल फीचर्स में द वर्ड रोड इज वेरी सिंबॉलिक बिकॉज इट सिग्निफाइज लाइफ, और इट इज कंपेयर्ड विथ ह्यूमन लाइफ. इट इज साइन ऑफ मोबिलिटी. द पोएट हैज ब्यूटीफुली एम्प्लॉयड दिस रोड टू इंडिकेट ह्यूमन लाइफ. मैसेज क्या दिया है? द पोएट wants to give us a message that we must believe in our strengths and freedom इन लाइफ वगैरह ये सब दे सकते हैं. लाइफ इज डायनामिक, लिव ऑनेस्टली, इसमें से कुछ भी आप लिखे तो चलता है. आर ओपिनियन, ओन ओपिनियन, सॉरी, तो आप बोल सकते हैं ओपिनियन, सिंपल लिखो. इन माय ओपिनियन ऐसा लिखना. पोएट को आई थिंक वगैरह लिखे तो उनको समझ में नहीं आता. इन माय ओपिनियन द पोएट इज वेरी ब्यूटीफुली रिटन. आई लाइक दिस पोएम वेरी मच बिकॉज I understand what is the value of freedom in life. I also understand what we need to do to enjoy life. इतना आपको लिखना पड़ता है. ओके, तो एप्रिसिएशन में इतने सारे पॉइंट्स, जो उन्होंने 5 पॉइंट्स बोले इसमें से कोई भी 5 आएंगे, आपको वो लिखना है. गॉट इट? तो इस तरह से एप्रिसिएशन आप कर सकते हैं. सेकेंड पोएम है इंडियन वीवर. इंडियन व्यूअर्स में 3 चीजें बताई गई है. पहले उन्होंने बोला है 3 टाइम्स ऑफ डे. एक है अर्ली मॉर्निंग, दूसरा है इवनिंग, तीसरा है नाइट. ये 3 सिचुएशन का कंपैरिजन पोएट 3 अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ करती है. चाइल्डहुड, बर्थ, एक्चुअली बर्थ, एडल्टहुड एंड डेथ, इन तीनों के साथ किया हुआ है. इसके 3 अलग अलग कलर्स भी पोएट ने बताए हुए हैं. तो 3 टाइम्स ऑफ डे, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, 3 कलर्स, ऐसा कंपैरिजन पोएट ने यहाँ पे किया हुआ है. वीवर्स वीविंग ब्रेक ऑफ अ डे, व्हाई डू वीव गारमेंट्स हो गए. ब्लू एज द विंग्स ऑफ हेल्शन वाइल्ड, वी वीव द रोब्स ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड. पोएम आएगी, पढ़ के आप लिख सकते हैं. वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू वीव गारमेंट्स सो ब्राइट like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage wheels of a queen.
Weavers weaving solemn and still. What do you weave in the morning chill? White as a feather and white as cloud. We weave the dead man's funeral shroud, ऐसा बोला है. तो पोएम में राइमिंग स्कीम है डे गे वाइल्ड चाइल्ड ए बी बी. अगर आपको बोला व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट टू स्टैंजाज, तो क्या लिखना? ए बी बी सी सी डी डी, ऐसा बताना है. ओके. जनरल राइमिंग स्कीम पोएम की पूछी जाए तो ए बी बी. एवरी स्टैंजा फॉलोज दिस राइमिंग स्कीम ए बी बी, ऐसा लिखना है. ओके. इसके अप्रिसिएशन में इतने पॉइंट्स आएंगे. अब जब भी हमने पोएम पढ़ी ना, पोएम का इंट्रोडक्शन ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने. और खासकर पोएम के बारे में जो वर्ड्स है वो पक्का हमने देखे हैं. तो यहाँ पर जैसे वॉल्ट विटमन इज कॉल्ड एज फादर ऑफ रिवर्स, वैसे सरोजिनी नायडू इज कॉल्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. ये आपको लिखना है, बताना है. ओके. और थीम है लाइफ ऑफ वीवर्स, थ्री स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये बताया है. पोएटिक स्टाइल, इसमें 3 स्टैंजाज है. और ब्यूटीफुल यूज ऑफ कलर इमेजरी आप बता सकते हैं इसके अंदर. ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन एक्शंस बताए. लैंग्वेज, यूज ऑफ आर्टिस्टिक लैंग्वेज इजीली अंडरस्टूड है, तो हर जगह पे आता है, लिख सकते हैं. कुछ कुछ फ्रेजेस आप याद करके लिख जा सकते हैं. यूज ऑफ एलिट्रेशन, मेटाफर, इमेजरी. इमेजरी इसमें इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कलर्स बताया है, टाइम्स ऑफ डेज बताया गया, और व्यूअर किस तरह से काम कर रहा है ये भी बताया गया है. हेल्शॉन का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है. ओके. तो और फ्यूनरल श्राउड वगैरह, ये इमेजरी यूज किया गया है. स्पेशल फीचर जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ विथ 3 स्टेजेस, इफेक्टिव यूज ऑफ इमेजेस एंड सिंबल्स. इमेजेस इन द सेंस कि कलर इमेजरी यहाँ पे पोएट ने यूज की है. मैसेज है वी मस्ट कीप वर्किंग, लाइफ इज मोमेंटरी, लिव हैप्पीली. मतलब सबका साइकिल चलता रहता है. डेथ इज द फाइनल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो इन माय ओपिनियन आई लाइक दिस पोएम, लिख सकते हैं. थोड़ा इन्होंने अलग लिखा है. आई थिंक द यूज ऑफ बर्ड्स कलर्स रियली मेड द पोएम rather beautiful. The poetess has keen observation of every aspect of human life, ऐसा लिखा है. आप भी अपने हिसाब से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो भी सामने दिखा वो. अभी तो मैं फास्ट जा रहा हूँ. एक और चीज इसमें मैं कर सकता हूँ कि आफ्टर द क्लास आई विल अपलोड द वीडियो ऑन यूट्यूब. ओके. आप देख सकते हो, तो डबल काम होगा. आप भी देखेंगे, आपके पास भी अवेलेबल रहेगा, एग्जाम होने तक देखो फास्ट फॉरवर्ड करके. और उतना ही, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को. ओके. तो उसमें अवेलेबल मिलेगा आपको, तो उसके अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका. ओके. अभी अपने पास टाइम नहीं है इसके लिए. द इंच के प्रॉक लंबी पोएम है, इसके लिए पोएम तो पढ़ के बता था नहीं मैं. दिस इज अ बैलड, लिखना भूलना मत. ओके. बैलड फॉर्म में लिखा हुआ पोएम है. और बैलड फॉर्म में नेचर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है. नेचर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दूसरा, इसमें पैथोस रहता है इस पोएम में, हर बैलेड में. पैथोस मतलब करुणा रस, जो अलग अलग 9 रस है ना आर्ट के, उसमें से वो रस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा. तो मेरे ख्याल से कुछ 12 स्टैंजाज कुछ तो है इसके अंदर. 17 है क्या? 17 स्टैंजाज है. 17 स्टैंजाज में पोएम लिखा है. सबसे पहले द फर्स्ट विजिट ऑफ द पायरट सर्राल, पहला विजिट उनका हुआ, तब माहौल कैसा था ये बताया गया. फिर वहां पे होते एक एक्शन, ही कट्स द बेल. अब बेल रखा किसने, रखा क्यों, ये आपको मालूम ही होगा. एबर्ट ने रखा था क्योंकि वो इंच के रॉक पानी के नीचे था, उसके लिए, वो लोगों को बचाने के लिए रखा था. लेकिन दूसरों का भला इससे देखा नहीं जाता था, इसलिए सर राल्फ ने उसको कट कर दिया. अब ऐसे कहते हैं ना, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो तो आपके भी गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं उसके अंदर. तो वैसा ही उसके साथ हुआ. जब वो पूरा सफर करके लौट के आता है, तो उसी इंच के फ्रॉक से टकरा के
साहब परलोक सिधार जाते हैं। तो ये इस पोएम में है। इस पोएम का जो मैसेज है वो है एज यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, ऐसा इसमें से हमको मैसेज दिया हुआ है। ओके, तो दिस इज हाउ द पोएम गोज। This is about the appreciation about the poem द इंचकेप रॉक। ब्रिटिश पोएट रॉबर्ट साउदी ने ये लिखा हुआ है। फिर इसके बारे में लिखो, द पोएम इज रिटन इन बैलड स्टाइल। आप लिख सकते हैं 17 स्टैंजाज इसके अंदर है, ऐसा लिखो तो थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन उसके बारे में उधर दिया जाएगा। थीम है एज यू सो सोशल यू रीप, यही उसका थीम है, यही मैसेज भी दिया गया है। और हाउ समवन who thinks evil of others falls prey himself falls prey to it, ये इसका थीम है। ओके, appreciate the good work of others because it is somehow benefits you, ये भी आप बता सकते हैं। बैलर्ड स्टाइल में लिखा है, लॉन्ग पोएम है, पोएटिक स्टाइल अगर देखेंगे तो कंसिस्टिंग ऑफ 17 स्टैंजास, इफेक्टिव यूज ऑफ आर्काइक वर्ड्स, ये इसकी स्पेशल फीचर, पोएटिक स्टाइल में लिख सकते हैं। आर्काइक मतलब ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स, तो कांस्ट हियर में थिंक, ये वर्ड्स जो है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। हैथ वगैरह, कौन सा, हाँ कोथ, कोथ सर राल्फ, ये वर्ड्स है जो ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स है यूज किए गए। लैंग्वेज में यूज ऑफ आर्टिस्टिक लैंग्वेज, इजीली अंडरस्टूड, ये तो हर पोएम में है ही। यूज ऑफ एलिट्रेशन, मेटाफोर, इन्वर्जन और AABB रैमिंग स्कीम का इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, तो प्रीकर्सर्स भी बहुत सारे हैं, इन्वर्जन के काफी सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, और मेटाफोर, इन्वर्जन और सिमिली का भी है एग्जांपल मेरे ख्याल से उसके अंदर। रिपीटेशन है, ऑनोमेटोपोइया भी इसके अंदर है। डाउन संग द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड, ये लाइन भी याद करके जाएंगे। तो इसके अंदर इन्वर्जन भी है, ऑनोमेटोपोइया भी है। ओके, एलिट्रेशन भी है, संग साउंड। ओके, सो लिटिल दे रोज सो लिटिल दे फेल, इसके अंदर रिपीटेशन है, इन्वर्जन है, एंटीथेसिस है। तो एक दो लाइन याद किए तो उसके अंदर 4-5 फिगर्स और स्पीच आपके निपट जाएंगे, तो एग्जांपल्स वो देख सकते हैं। देन प्रेजेंटेड इन डायडेक्टिक और इंस्ट्रक्टिव वे। डायडेक्टिक एक नया वर्ड है। डायडेक्टिक का मतलब होता है जिसमें कोई मॉरल लेसन होता है। ओके, तो मॉरल के साथ ये पोएम प्रेजेंट की गई है। और इंस्ट्रक्टिव वे, ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स लाइक ब्लेस्ड, कोथ, कांस्ट, रॉक, रॉक तो नहीं है, रॉक इज द सेंट्रल अट्रैक्शन ऑफ द पोएम। मैसेज है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली, एज यू सो सोशल यू रीप, जेलसी इज द मोस्ट डेंजरस डिसीज, ये चीजें आएंगे। फिर आई थिंक डिसमिसिंग अनदर्स अचीवमेंट इज एन आइडियल स्ट्रेटेजी फॉर एक्सक्यूजिंग आवर ओन फेल्यूर, मतलब दूसरों के अचीवमेंट्स को आप डिसमिस करो, फिर आप खुद का फेल्यूर उसके पीछे ढक देते हैं। We should not overrate what we have received, nor envy others. One who envies others does not obtain peace of mind. इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लग रहा ये कंसेप्ट। तो इससे बेटर है आप एज यू सो सोशल लिख सकते हैं। पोएम के बारे में आपकी ओपिनियन है तो आप बोल सकते हैं कि आई एक्चुअली लव बैलड्स। पता नहीं आपको बैलेड मालूम है कि नहीं मालूम, लेकिन बोलना है एक्चुअली लव बैलेड्स। देयर आर सो मेनी बैलेड्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड दिस इज वन ऑफ देम। ऐसे बोल सकते हैं, रॉबर्ट साउदी इज माय फेवरेट पोएट, है ना। तो मतलब आप बता सकते हैं चीजें, दैट्स नॉट इलीगल टू टेल। ओके, जिससे एंड दिस पोएम इज रिटन इन वेरी ब्यूटीफुल वे, where the poet has very beautifully exhibited that when we think evil of others, we ourselves suffer from that
ऐसा बताया। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स आई एवर रेड वगैरह होता है। और एक खासकर बैलड्स अच्छे इसलिए भी होते हैं क्योंकि ना बैलड हम पढ़ने जब लग जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक गाने लग जाते हैं, क्योंकि पोएट यूज ही ब्यूटीफुली इतने ऐसे वर्ड्स के करते हैं कि ऑटोमेटिक उसके अंदर म्यूजिक बन जाता है। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी। अब देखो म्यूजिक की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ म्यूजिक्ड पोएम है। ओके, तो सर्राल्फ द रोअर वॉकड हिज डेक, जो मीटर का यूज किया जाता है ना, वो मीटर बहुत ब्यूटीफुल रहता है इसके अंदर, तो यू कैन राइट अबाउट देन। अगले पोएम में हैव यू अर्नड योर टुमारो, अ ब्यूटीफुल पोएम। इसके अंदर आपको बताया है कि क्या आपने आज के दिन में ऐसा कुछ किया है कर्म, भगवान बोलेगा आपको कि तुमको एक और दिन देना, ये है मेरा धर्म। ऐसा भगवान ने भी सोचना चाहिए, इस तरह से इस पोएम में लिखा गया है। और इस पोएम की खासियत है क्वेश्चंस, क्या क्या कर्म करने चाहिए, ये पोएट ने यहाँ पे बोला है, एक लिस्ट हमको दी है। आप ऐसे बोल सकते हैं डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ, ये पढ़ाने वाली ये पोएम है। ओके, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास दिस वे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। इज देयर एनीवन टू अटर अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? आज के दिन में कुछ किया है क्या आपने ऐसा कि जिसकी वजह से लोग आपके बारे में कुछ अच्छा बोले? मैं तो आज खुशी से सोऊंगा क्योंकि इतने सारे बच्चे मुझे बोलेंगे आपने पोएम का टेंशन हटा दिया। तो कल का दिन तो बनता है भगवान के पास कि देना चाहिए, कल भी रिवीजन है अपना। डिड यू गिव अ cheerful greeting to the friend who came along, or Charlie sort of howdy and then vanished in the throng? कि ए हाय कैसा है, निकल के पड़े। ऐसा किया है क्या आपने कि अस्थिवाइकपने आपने चौकशी की उसकी? ये भी बताएं। वेर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रस्ट अलोंग द वे, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर द ड्यूटी टुडे? कि कोई आपने आप मिले, आपने उनकी इंक्वायरी की, पूछा, हाल हवाल पूछा, इसके लिए कोई खुश है क्या? ये सब बताया गया है। कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट इज स्लिपिंग फास्ट? दिन तो बहुत फास्ट जा रहा है, आपको मालूम है कि अभी 2023 शुरू हो गया था और पता चल रहा है कि अभी फरवरी खत्म होते आ रहा है धीरे धीरे। तो दिन तो जाते हैं, दिन तो तब नहीं कटेंगे भैया आप लोगों के जब आपकी एग्जाम हो जाएगी। जो बिजी रहता है उसके दिन बहुत फास्ट जाते हैं, खाली लोगों के दिमाग ज्यादा भागते नहीं है। दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर, सिस्टर भी हो सकती है, ऑफ मेनी दैट यू पास, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर व्हाट यू डिड और सेड? आपने कुछ तो बोला जिसकी वजह से क्या कोई खुश है? सिंगल हार्ट भी खुश रहा तो चलता है, ये भी सोचना है आपको पार्थ। डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड? है ना, कुछ लोग होते हैं जो डिसहार्टेंड होते हैं, आपने उनको पीठ पे थपथप के बोला कुछ नहीं होता, फाइट, एवरीथिंग विल बी फाइन। मीन्स ऐसी चीजें भी कभी कभी कुछ लोगों को हेल्प करती है, वर्क करती है। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट? वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट? कैसे स्पेंड करना चाहिए पोएट हमको बताता है। डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और स्कार ऑफ डिसकंटेंट? क्या आपने इस दिन के बारे में याद रखा? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, you have earned one more tomorrow by the work you did today? अभी आंखें बंद करने का, नींद का, मुझे लगता है कहीं बोला नहीं लेकिन पोएट के दो मतलब होंगे। पहला तो हम सोने के लिए करते हैं अपनी आंखें बंद, तो सोने के बाद भगवान हिसाब किताब शुरू कर देता है, बोलता है इसको उठाना क्या कल, इसको उठाने का कल। ऐसा, ऐसे पोएट के थॉट है। अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया, भगवान ने डिसाइड कि कल का दिन इसको देना ही नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया की पॉपुलेशन 2-3 लाख की होती, क्योंकि बाकी सब बर्डन तो है ना। पर
एक इंस्पिरेशनल पोएम है, इस कानून से भगवान नहीं चलते। तो हमको मान के चलना है कि हम ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया भगवान ने बनाई, ऐसा अगर हम मानते हैं, तो उस दुनिया को चलाने में उसकी मदद करना यही अच्छा कर्म होता है। ओके, तो सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ सेल्फिश बनना, दैट इज नॉट लाइफ। लाइफ, द वैल्यू ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ यूजफुल यू आर टू द अदर पीपल। अब आप बोलेंगे फिर मुकेश अंबानी वगैरह क्या करे, इतना पैसा कमा रहे हैं। नहीं, उसे पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन वो हजारों लाखों लोगों को उनकी जिंदगी जीने के लिए मदद कर रहे हैं। वो अगर एम्पायर खड़े नहीं करते तो कितने सारे लोग आज अनएम्प्लॉयड होते, और उनके ऊपर डिपेंडेंट और लोग, उनके ऊपर डिपेंडेंट और लोग, मतलब हजारों करोड़ लोगों की लाइफ में खुशी लाने का काम वो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे आर ब्लेस्ड। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस पोएम। अच्छी पोएम है, हैव ऑन डू टुमारो, एन इंस्पिरेशनल पोएम। अमेरिकन पोएट एडगार ए गेस्ट ने पोएम लिखी हुई है। तो बेसिक एप्रिसिएशन में चीजें, पोएम, पोएट का नाम, इतना भी अगर लिखा ना तो एक मार्क आपका पक्का हो गया। तो कुछ कुछ चीजें पक्का लिखा करो। पूरा का पूरा आंसर लिखने के लिए मार्क्स पूरे, मतलब लिखा तो ही मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है। आपके पास अगर समय नहीं बचा, भगवान करे कि समय बचे, ओके, तो समय नहीं भी बचा तो भी अपने जाते जाते अगर पोएम, दिस इज द टाइटल ऑफ द पोएम एंड पोएट इज दिस एंड दिस, इतना भी लिखा एक लाइन तो भी एक मार्क मिल जाता है आपको। ओके, तो इतना लिखते जाना है। थीम, अर्ज टू बी थॉटफुल इन डे टू डे लाइफ, मतलब अपने लाइफ में थॉटफुल रहो, सोचो हर एक्ट करने से पहले। ओके, द रियल वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है ये देखो, देन लाइफ इज ब्यूटीफुल, लीड इट टुगेदर। अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ यूजफुल यू आर टू अदर्स, यही होता है। उसको कड़ी लगा था ना। लैंग्वेज में यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज पोएट ने किया है। इफेक्टिव टू यूज ऑफ इंटरोगेशन है, एलिट्रेशन है, खास चीज इस पोएम की। क्वेश्चन का बहुत अच्छा इस्तेमाल पोएट ने यहाँ पे किया हुआ है। यूज ऑफ एबीबी राइमिंग स्कीम है। स्पेशल फीचर्स है अपलिफ्टिंग पोएम दैट टीचेस द वे टू क्रिएट ग्लोरी इन वंस लाइफ, मीन्स हाउ टू ऐड वैल्यू टू आवर लाइफ। ये इस पोएम के माध्यम से पोएट ने बताया है। यू कैन ऑल्सो टेल, द पोएम टेल्स अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पोएट बताता है। मैसेज है, वन शुड डू गुड टू अदर्स, लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ वार्म हार्टेड पर्सन, ये बोला है। और अपना ओपिनियन, ऑब्वियसली द पोएम टीचेस गुड मैनर्स। आई थिंक द पोएम टेस्ट्स आर compassion and kindness towards others. Really, it's inspiring. Actually, this poem makes us introspect. This is not a poem कि पढ़ने के बाद आप बाहर देखना शुरू करो. This is a poem that lets us to look within and give ourselves marks. Okay, मतलब एक पॉइंट को एक मार्क अगर है तो फिर क्या हम पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, क्या हम फेल होते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, ये भी इस पोएम से हमको मालूम पड़ता है। अगली पोएम है, पप्पा वापस घर आले। तो ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय दिलीप भाऊ चित्रे। तो मेरे लिए खास, मतलब स्पेशल पोएम है, क्योंकि whenever I teach this poem, I become emotional thinking about all the fathers who are cut away from the family. परिवार का ध्यान रखते रखते पिताजी अपनी पहचान खो बैठते हैं। ओके, और वो लाइन है ना, मैन्स एस्ट्रेंजमेंट है क्या, फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड। हाँ, मतलब इंसान खुद ही बनाए दुनिया से खुद ही अलग, अकेला हो जाता है।
ये बोला है। My father travels on a late evening train, standing among the silent commuters in yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. मतलब कैसे इंटरेस्टलेस ट्रैवलिंग है फादर की, बताया गया है। His shirt and pants are soggy and his black raincoat. कलर इमेजरी बहुत ब्यूटीफुल इस पोएम के अंदर। यही पोएम नहीं, दिलीप चित्रे की कोई भी पोएम आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कलर या एडजेक्टिव का बहुत ही ब्यूटीफुल यूज वो करते हैं। तो यहाँ पे येलो लाइट है, लेट इवनिंग ट्रेन, वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि कितनी देर होती है उनको ये बताया गया है। देन सबर्ब स्लाइड पास्ट इज अनसीइंग आईज, देख नहीं रहा है वो क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं उस चीज के अंदर। देन आर सॉगी, रेनकोट, डायरेक्ट रेनकोट नहीं बोला है भैया ने, बोला ब्लैक रेनकोट। ब्लैक रेनकोट शोज डलनेस, है ना, ब्लैक, ग्रे और येलो, मोस्टली येलो लाइट वगैरह, दिस शोज डलनेस। देन स्टेन्ड विथ मड, उसको दाग भी लगे हुए, नोबडी केयर्स, एंड हिज बैग स्टफ्ड विथ बुक्स इज फॉलिंग अपार्ट। His eyes dimmed by age fade homewards the humid monsoon night. ऐसा मान के चलो कि ये एडजेक्टिव एक्सपर्ट वाला पोएम है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव एकदम सटीक यूज किए हुए हैं। नाउ आई कैन सी हिम गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब ट्रेन से उतरे हैं, लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम लॉन्ग सेंटेंस, वेरी ब्यूटीफुल एंड थॉटफुल लाइन। वो जब पोएट, मतलब उसके पिताजी, खुद के पिताजी की बात कर रहा हूँ, वो जब ट्रेन से उतरते हैं तो एक लंबे सेंटेंस से एक वर्ड ड्रॉप होने के बाद जैसे सेंटेंस को फर्क नहीं पड़ता ना, वैसे उस ट्रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर नीचे उतरते हैं तो मीन्स उनकी कैसी कोई वैल्यू नहीं है बाहर के समाज में, ये बताया है। लाइक अ वर्ड ड्रॉप फ्रॉम लॉन्ग सेंटेंस, इसमें सिमिली है। ही हरीज अक्रॉस द लेंथ ऑफ अ ग्रे प्लेटफॉर्म, अगेन ग्रे कलर, कलर इमेजरी, ग्रे शोज डलनेस। क्रॉसेस द रेलवे लाइन, एंटर्स द लेन, मतलब अब दुनिया चेंज हो रही है उनकी, लाइफ चेंज हो रही है, पहले बाहर की दुनिया में थे अब घर में आ रहे। His चप्पल्स आर स्टिकी विथ मड बट ही हरीज ऑनवर्ड, केयरलेस नेचर इधर बताया गया है उनका। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, घर पे आने के बाद वीक टी, मतलब वीकली टी पी रहे, मतलब इसके अंदर ट्रांसफर्ड एपिथेट आपको देखने को मिलेगा, टी वीक नहीं है, वो वीक है। देन ईटिंग अ स्टेल चपाती, रीडिंग अ बुक, मतलब घर में कैसे उनकी कोई कीमत नहीं है, ये बताया गया है। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from the man-made world. मनुष्य ने बनाए हुए जीवन में वो मनुष्य किस तरह से अकेला हो जाता है, ये उसमें बताया गया है। और वो अकेला जाके सोचता है, पहले भी भीड़ में था फिर भी अकेला था, घर में आया, घर में फिर से ऐसी जगह ढूंढ के निकला जहाँ पे वो अकेला रह सके। तो हाउ लोनली ही हैज बिकम, इधर बताया गया है। Coming out, it trembles at the seeing the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to his graying hairs on his wrist. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. इस पोएम में एंजायमेंट भी है, मतलब एक लाइन, एक सेंटेंस दो दो लाइन में कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, his sullen children have often refused to share jokes and secrets with him, मतलब because they think that he will not understand. Okay. He will now go to sleep listening to the static on the radio. वो तो सिर्फ उसका एक रीजन होता है, एक माध्यम है, लोगों को ये बताने के लिए वो बिजी है, लेकिन अभी भी अकेला है, क्योंकि वो रेडियो पे जो चल रहा है उसकी तरफ भी उसका ध्यान नहीं है, उसका ख्याल, उसका ध्यान किसी और चीज में है, और वो ये सोच रहा है, ड्रीमिंग ऑफ हिज एंसेस्टर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। प्रेजेंट तो उतना सुहाना उसका है नहीं, तो पास्ट और फ्यूचर में जाके ही अपना मन बहलाने की कोशिश वो करता है। Thinking of nomads entering the subcontinent through narrow pass, और he compares himself with the nomads, मतलब एक अकेलापन, हाँ ट्राइबल पीपल के जैसा ही करता है, जिसका कोई अपना ठिकाना नहीं होता। तो ट्राइबल लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, वो ऐसे सोचता है कि आई एम लाइक अ नोमैड, क्योंकि मेरा भी कोई ठिकाना नहीं है, ना ऑफिस में मेरा कोई है, ना ट्रेन में मेरा कोई है, ना प्लेटफॉर्म मेरा कोई है, ना घर में मेरा कोई है, तो मैं इधर से उधर जाते रहता हूँ। तो ये एक थॉट उसके मन में यहाँ पे आता है।
और जैसे मैं पोएम सीखते समय देखा था कि घर में पिताजी, बहुत सारे पिताजी की हालत ऐसी है, वो अकेले हैं। और इसके लिए ये पोएम आपके सिलेबस में रखने का उद्देश्य है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योर फादर। ओके, जब वो काम से वापस आते हैं तो यू नीड टू पे अटेंशन टू हिम, हिज नीड्स, मीन्स दैट शुड बी अ सेलिब्रेशन। नहीं तो आपको मालूम है मम्मी का षड्यंत्र कैसा रहता, मतलब पापा आने से पहले मम्मी ऐसा षड्यंत्र रच के रखती है कि पापा अकेले हो जाए, है ना। दिन भर बच्चों ने किया तो मम्मी एक ही डायलॉग मारती रहती, आन दे तेरे पापा को, आन दे तेरे पापा को। जब जैसे पापा आते हैं सारे बच्चे अपने अपने रूम में गायब, पापा को घर मिलता है सुनसान। उनको लगता है कि मैं घर आया, लेकिन एक्चुअली वो एक बिल्डिंग में आए रहते हैं। घर तो उनके लिए कभी नसीब होता ही नहीं है। तो इस तरह से एक सिचुएशन हर फादर की है, ऐसा दिलीप चित्रे ने अपने इस पिताजी के चित्र में बताया। इसके अप्रिसिएशन में है अबाउट द पोएम फादर टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज, ये कलेक्शन में से ये लिया गया है, ट्रैवलिंग इन अ केज। और दिलीप चित्रे ने लिखा है, बाइलिंगुअल पोएट है, ट्रांसलेटर है। थीम लोनलीनेस एंड वर्ल्ड वियरनेस ऑफ ओल्ड मैन, मोनोटोनस लाइफ ऑफ ओल्ड मैन, आइसोलेशन फ्रॉम मैड मेड वर्ल्ड, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। द थीम ऑफ द पोएम इज द आइसोलेशन सेपरेशन ऑफ a man from his own world, man-made world. पोएटिक स्टाइल में 25 लाइन्स है, स्किलफुल यूज ऑफ लॉन्ग लाइन्स विद स्ट्रॉन्ग यूज ऑफ इमेजरी, अच्छे है। जिसके अंदर आप कलर इमेजरी का बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल यूज ऑफ एडजेक्टिव्स बोल सकते हैं, डिप्रेस्ड टोन है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज है, यूज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स आर यूज्ड, यूज ऑफ एलिट्रेशन, सिमिली, ओनोमेटोपोइया, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए। स्पेशल फीचर्स में पोएम कम्युनिकेट्स द एपैथी ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल तो छोड़ो, फादर के साथ ही एपैथी फैमिली मेंबर्स की रहती है, ज्यादा हाईलाइट किया गया है। पोएट स्केचेस हिज फादर्स इमेज, मैसेज लव योर पेरेंट्स, खासकर फादर, मदर तो जबरदस्ती से वो चीज ले ही लेती है, इफ यू डू लव और नॉट लव, मदर तो बोलती है हाँ यू नीड टू लव मी, लेकिन पिताजी बेचारे बस बोल नहीं सकते हैं, इसलिए दिक्कत होती है उनके जीवन में, ये आपको सोचना है। अगेन, वन पर्सन केयरिंग अनदर रिप्रेजेंट्स लाइफ वैल्यू। आपका ओपिनियन क्या है? आई फाइंड दिस पोएम हाईली एप्लीकेबल टू टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, स्ट्रॉन्ग मैसेज इज कन्वेड विद सिंप्लिसिटी, आई सैल्यूट द पोएट्स इन ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो ऐसा लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, और ओन ओपिनियन में बोल सकते हैं कि इट इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ अ फादर डिपिक्टेड हियर। कुछ क्वेश्चन है आगे? मनी मनी, पैसा पैसा, पर पोएट का ओपिनियन थोड़ा सा अलग है पैसे के बारे में। व्हेन आई हैड मनी मनी ओ, हाँ ओ, आई न्यू नो जॉय टिल आई वेंट पुअर, फॉर मेनी अ फॉल्स मैन एज अ फ्रेंड केम नॉकिंग ऑल डे एट माई डोर। मतलब वो ऐसे कहते हैं कि मनुष्य तभी ज्यादा खुश रहता है जब वो गरीब रहता है, क्योंकि जब आपके पास रहता है पैसा, सब पूछते हैं तो है कैसा, और जब आपके पास का पैसा खत्म हो जाता है तब कोई भी आके आपके हाल हवाल नहीं पूछता है। तो और पोएट कहता है कि फिर ऐसे कंडीशन में कोई भी नहीं आता, ये कहना गलत है। आते हैं सच्चे लोग, जिनका वास्ता सिर्फ आपसे होता है, ना कि आपके पैसे से होता है। यू नो वास्ता, उर्दू वर्ड है वो। Then felt I like a child that holds a trumpet that must not blow because a man is dead. Enjambment देख सकते हैं यहाँ पे आप। ओके, तो वो एक, हाँ उधर, कहाँ है उधर इधर, तो यहाँ पे बोलता है कि ट्रम्पेट के जैसा है,
ट्रम्पेट के जैसे महसूस करता है। अभी बच्चे के हाथ में ट्रम्पेट दिया, उसको बोलना बजाना नहीं, तो क्यों नहीं बजाना? क्योंकि एक आदमी मर गया है। अब इसके पास पैसा है, लेकिन तू लोगों को बता मत पैसा है तेरे पास, पैसा रख जेब में, भूखा रहे। तो पैसा जेब में रख, बता मत। क्यों? क्योंकि अगर तुम बताओगे तो क्या होगा? गलत लोग तुम्हारे पास आएंगे, इसलिए बताना नहीं। राइट? इसके लिए बोलता है कि डोंट टेल एनीबॉडी दैट यू हैव मनी। मच हैव आई थॉट ऑफ लाइफ एंड सीन। ओए दीदी, इकडे बघ ना भाई. हाउ पुअर मैन्स हार्ट्स आर एवर लाइट, and how their wives do hum like bees about their work from morn till night. तो पोएट के हिसाब से पोएट ने बताया है कि आपने गरीब इंसान की बीवी बनना चाहिए। आपसे बात कर रहा मैं, सरकारी नौकरी नहीं देखना फिर, एक आध गरीब आदमी पकड़ के शादी करना, जीवन में आपको सच्ची खुशी मिलेगी। नहीं, सीधा नहीं बोल रहे ये लोग, आपकी तरफ आते हैं। अच्छा दिखो या मत दिखो, सिर पे बाल हो या मत हो, पैसो घणो कमाना। हो, पैसों कमाना पड़ता, तो फिर उधर से हाँ आएगी। नहीं तो आप बोलेंगे मैं ऐसा दिखता, मैं वैसा दिखता, वो बोलेंगे वो बोलेंगे नहीं बाबा। तो इसके लिए पोएट के विचारों से चलने वाले बहुत कम लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन पोएट हमको ये बोलता है कि सच्चा खुश इंसान वही होता है जो पुअर रहता है, क्योंकि उसके पास टेंशन नहीं रहता। अब खुशी किस चीज में है, खुशी किस चीज में, ये हर किसी का अलग अलग मैटर होता है। कोई साइकिल में भी खुश है, और कोई लैम्बोर्गिनी लेके थंडरबर्ड पे भी खुश है इंसान। कोई लैम्बोर्गिनी लेके भी परेशान है, सिर्फ हफ्ते में 2 बार बाहर निकलता है, डॉक्टर के पास डायलिसिस करने के लिए जाता है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? तो देर इज नो यूज, ऐसा ऐसा पोएट बोलता है। आपको तो मालूम है मैं ज्यादा नहीं बोलता, गरीब आदमी हूँ। मैं सच में गरीब आदमी हूँ। When I had money, money हो, फिर से एक बार, गरीब होते तो बराबर फिर से बोलते ओ। चलो फिर गरीबों सुनो क्या बोला है इधर। When I had money, money oh, my many friends proved all untrue, but now I have no money oh, my friends are real though very few. तो दोस्ती करो तो इंसान से करो, पैसे से। एप्रिसिएशन में मनी, रिफ्लेक्टिव पोएम रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस। थीम मनी एंड पर्सनल हैप्पीनेस। मीनिंग ऑफ रियल हैप्पीनेस, व्हाट इज रियल हैप्पीनेस, पॉवर्टी, पैसा, द रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस क्या होता है ये भी इसमें बताया है। Consisting of 5 stanzas, use of exclamation to show strong feelings, skillful use of imagery and symbols. इधर यूज किया हुआ है पोएट ने गरीबी दिखाने के लिए क्या क्या चीजें हैं, जैसे ट्रम्पेट वगैरह सब चीजें। इफेक्टिव यूज ऑफ फर्स्ट पर्सन, सिंपल नैरेटिव यूज ऑफ alliteration, simple and narrative use of alliteration, antithesis, metonymy, simile, etc. Use of different rhyming scheme in each stanza. इसमें मेटोनिमी आपको मालूम नहीं होगा एक आध बार, है ना? Metonymy is a figure of speech where we use some symbols to indicate an idea behind that. जैसे
पेन इज माइटियर देन स्वर्ड बोलते हैं हम। पेन symbolizes राइटिंग, राइट, एंड sword symbolizes फाइटिंग। लिख के, पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, इसका मतलब होता है मनुष्य प्राणी को अपने जीवन में अगर किसी भी प्रकार के बदलाव लाने हैं तो लड़ के आप उस तरह के बदलाव समाज में नहीं ला सकते जितने बदलाव आप लिख कर ला सकते हैं। मतलब जो भी सामाजिक क्रांतियां अपने अखिल विश्व के इतिहास में उत्पन्न हुई है वो सब कलम की ताकत से उत्पन्न हुई है। मीनिंग रिकॉर्डिंग में देख लेना एक एक वर्ड निकाल के। तो कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज्यादा है, ऐसा इस पोएम में बोला है। मतलब मेटोनिमी एग्जांपल है। और जैसे क्राउन बोल सकते हैं आप, क्राउन इंडिकेट्स पावर। आजकल के नेता एक ही चीज के पीछे पड़े हैं, कुर्सी। ना कुर्सी मतलब घर पे कुर्सी नहीं क्या उसके पे, ऐसा नहीं है। कुर्सी का मतलब होता है पावर, सत्ता, गद्दी, है ना, धनुष्यबान किसका, ये जो है वो होता है कुर्सी की ताकत, शिवसेना का। अब सवाल उठा शिवसेना किसकी, जो भी है शिवसेना लोगों की रही, किसी की भी रहे तो लोगों का भी फायदा है, शिवसेना का भी फायदा है। शिवसेना हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सब लोगों के रहना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी के भी नहीं होने चाहिए। इतना भी अगर ध्यान रखते तो समझो अपना पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इफेक्टिव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमको पॉलिटिक्स में जाना नहीं है अभी तो, आगे बढ़ते हैं। आप जब 18 साल के हो जाएंगे तो एक आध बार मैं खड़ा रहूंगा इलेक्शन को नगर सेवक के आप रहना है इधर पर ये अब तो फॉर्म भरूंगा पक्का मैं। आगे बढ़ते हैं। अ, तो स्पेशल फीचर में अब यहाँ पे सिंबलिज्म मनी इज ए मेटोनिमी, क्योंकि मनी का मतलब लग्जरीज का यूज किया गया यहाँ पे, तो मनी इज ए मेटोनिमी, याद रखना। स्पेशल फीचर में डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ ऑफ रिच एंड पुअर, तो किसकी जिंदगी अच्छी रहती है, पक्का, अकॉर्डिंग टू द पोएट। हाँ, ओके। मैसेज, वैल्यू, मॉरल, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ, सही है। समाधान हीच खरी संपत्ति, ऐसा होता है। संतोष, संतोष। हैप्पीनेस कम्स आफ्टर सेटिस्फैक्शन, मनी कैन बाय हैप्पीनेस बट नॉट कंटेंटमेंट, ये भी बोला है। अपने ओपिनियन का है, ऑफ द ओपिनियन दैट रियल वेल्थ कैन बी मेजर्ड। कितना भी पैसा पैसा आप करो, सुन लो, इसके ओपिनियन में लिखना है पैसा, हाँ, अच्छा नहीं होता। रियल सेटिस्फैक्शन कम्स व्हेन वी आर पुअर, एंड आई वुड लव टू बी अ वाइफ ऑफ पुअर मैन यही आप लोगों को लिखना है। वैसे जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, मार्क के लिए झूठ बोलना मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये पोएम आपके लिए है। साइड चेंज कर देता मैं अभी। शी वॉक्स इन ब्यूटी। ब्यूटीफुली रिटन पोएम, किसने लिखा है, लॉर्ड बायरन। और जिस तरह से बैलेंस में पोएम लिखी है बंदे ने, कमाल, बहुत ब्यूटीफुल एकदम। बाउंड्री लाइन पे जाके ऐसा थोड़ा इधर नहीं थोड़ा उधर नहीं, ऐसा वो पोएम लिखता है एकदम। और वो किस तरह से, अभी उसने सच में अपने भाभी की तारीफ की कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि उसने अपनी भाभी की तारीफ की इसके अंदर। ओके। और ब्यूटी स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है, ये बताया गया है। ओके। ब्यूटी सिर्फ आउटर अपियरेंस में नहीं है, ये भी पोएट ने बोला है। बोला है कि व्हेन इट इज, इट गोज विद इन, व्हेन समबडीज हार्ट इज प्योर, देन द ब्यूटी इज मोर इल्यूमिनस, ऐसा यहाँ पे पोएट ने बताया। ओके।
शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टारी स्काईज। और यहाँ पे पोएट ने कॉन्ट्रास्ट जब होता है तो कितना ब्यूटी में निखार आता है, ये इधर पोएट बताता है। ओके, मतलब डार्कनेस और ब्राइटनेस इन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो तो कैसा होता है, ये बताया। क्लाउडलेस क्लाइम्स ऑफ स्टारी स्काईज, और नाइट के साथ कंपैरिजन किया है, नाइट की ब्यूटी के साथ कंपैरिजन किया है उस अनजान लेडी का। एंड ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट मीट, डार्क एंड ब्राइट मीट हर अस्पेक्ट एंड हर आईज। अस्पेक्ट मतलब फीचर्स में और आंखों में डार्क और ब्राइट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन नजर आता है। दस मेलो टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉड इट डे डिनाइज। मतलब दिन में उतना खूबसूरत चीजें नहीं होती जितना रात में चीजें हमको खूबसूरत दिखती है, बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनेस ऑफ appearance. One shade the more, one ray the less, had half impaired the nameless grace which waves in every raven dress. मतलब बोलते कि परफेक्ट है एकदम, छटाक भर ज्यादा छटाक भर कम नहीं चलता, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा है। अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता, एक शेड भी ज्यादा अगर हो जाता ना, तो ब्यूटी आधी कम हो जाती है ना, ऐसा बोला है। वेव्स इन द रेवन ड्रेस, मतलब रेवन का मतलब क्या होता है, डार्क, मतलब अ बर्ड ऑफ क्रो फैमिली। ओके, तो ट्रैवन ट्रेस मतलब काले बाल, थोड़ा सा कम ज्यादा अगर होता तो शायद ब्यूटी स्पॉइल हो जाती। और सॉफ्टली लाइटन्स ओवर हर फेस वेयर थॉट सीरिनली स्वीट एक्सप्रेस। पोएट यहाँ पे ये बोलता है कि वो जो उस महिला की सुंदरता है, उसके चार चांद इसलिए लगे हैं क्योंकि थॉट्स सीरिनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर हाउ डियर देयर ड्वेलिंग प्लेस। मतलब जहां पे जिसके चेहरे पर वो भाव इतने सुंदर एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो वो भाव जहां पर पैदा होते हैं वो दिल कितना सुंदर होगा, ऐसा बोला है। सो हाउ प्योर हाउ डियर द ड्वेलिंग प्लेस, मतलब जहां पे विचार आपके बसते हैं, विचार बसते हैं दिमाग और दिल में। ओके, वैसे दिल को हमने फालतू में बदनाम करके रखा है। दिल का काम एक ही है, इसका खून इधर का खून उधर, उधर का खून इधर। हमने दिल को बोला कि सब चीजें दिल में चलती है, उसने दिल दिया वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ पंपिंग होता है, सब इधर है। तो अगली बार लव का सिंबल दिखाना है तो वो खोपड़ी का सिंबल दिखाओ, मैंने तुमको खोपड़ी दिया, चल दलिंदर। तो रिस्क है उसके अंदर, पर सोच के करना है ऐसा जो भी करेंगे। सर ने बोला ट्राई कर लेते, तो एग्जाम पुलिस स्टेशन से अलाउड नहीं देना। एंड ओवर दैट ब्रो, एंड ऑन दैट चीक एंड ओवर दैट ब्रो। तो यहाँ पे बोला है कि सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी होके कुछ नहीं होता, जब आपके चेहरे पे वो भाव दिखते हैं, वो भाव जहां से आते हैं मतलब दिमाग से आते हैं, दिमाग भी सुंदर होना जरूरी है। सो सॉफ्ट सो काम येट इलोकंट, इलोकंट मतलब जो बोलता है। ओके, काम है, सॉफ्ट है, लेकिन सेल्फ स्पोकन है, सेल्फ एक्सप्रेसिव है। द स्माइल इज दैट विन द टेंट दैट ग्लो, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड। तो सुंदर दिखने के लिए अपियरेंस सुंदर होना जरूरी है, सिर्फ उससे काम चलता क्या, नहीं। जहां पे ये सारे थॉट्स पैदा होते, दिमाग अच्छा होना जरूरी है। अच्छा, इससे भी काम चलता क्या, नहीं। आपका पास्ट भी अच्छा होना जरूरी है। जो अच्छे चीजों में, अच्छे विचारों में, अच्छे कर्मों में अपने दिन अगर बिताए हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके अपियरेंस में डेफिनेटली आ जाता है। तो अपियरेंस के साथ सोच और उसके साथ आपका बर्ताव, ये सब चीजें जब आती है, तब द ब्यूटी बिकम्स डायनामिक। या सिर्फ अपियरेंस में ब्यूटी जो होती है वो स्टैटिक होती है। ओके, बट टेल ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंड, अ माइंड एट पीस विथ ऑल बिलो, a heart whose love is innocent. So it is very beautiful poem. Appreciation में She Walks in Beauty, a short lyrical poem जहाँ पे expression of feelings वगैरह होता है, that is lyrical. English romantic poet Lord Byron,
रोमांटिक तो है बंदा। तो थीम है इनर ब्यूटी एंड आउटर ब्यूटी के बारे में पोएट ने बोला है। ब्यूटी एंड हार्मनी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये होना जरूरी है। बैलेंस बिटवीन लाइट एंड डार्क, ये कितना इफेक्टिव होता है ये बताया है। कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टैंजास, ऑल स्टैंजास आर वेल बैलेंस्ड इन टू प्रेजेंट द आइडिया ऑफ ब्यूटी। Language and poetic devices presented in rich and impressive language, use of simile, antithesis, alliteration, personification. The poem follows rhyme scheme A B A B A A B A B A B. Rhyming scheme इसके अंदर है. Special feature, Byron has given the poem a romantic feel and touch to make it an eternal literary piece. Eternal मतलब never ending, कभी भी इसकी ब्यूटी खत्म नहीं होगी. मेरे ख्याल से 17th सेंचुरी में बनी थी पोएम, 1611 में वगैरह कुछ तो पोएट ने पोएम लिखी थी. कब पैदा हुए थे? 17, मतलब 18 सेंचुरी का है. 100 साल आगे आते अपन, अपने को टाइम नहीं लगता 100 साल आगे पीछे करने में. तो उन्होंने वो पोएम तभी लिखी हुई थी, वेरी ब्यूटीफुली रिटन. सो मैसेज वैल्यू मॉरल से आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट्स बट इनर ब्यूटी कैप्टिवेट्स. एक्सटर्नल ब्यूटी इज अ गिफ्ट बट एन इंटरनल ब्यूटी इज एन अकम्प्लिशमेंट. तो आपको ये करना पड़ता है. ओके, भगवान ने जो दिया सो दिया, लेकिन उसको और सुंदर बनाने के लिए यू नीड टू वर्क on your appearance, on the thought process and on your actions, and that makes somebody accomplished. According to me, beauty is not the face, not in the face. Beauty is a light in the heart, mind. I think everything has beauty, but not everyone sees it. That is true. एक खून माफ होता है हर किसी को. एक पोएम माफ. Small towns and rivers. Small towns always remind me of death. My hometown lies calmly amidst the trees. मतलब माउंटेनस रीजन में है, जंगल में है. इट इज ऑलवेज द सेम इन समर और विंटर, विद द डस्ट फ्लाइंग और द विंड हाउलिंग डाउन द गॉर्ज. मतलब हर सिचुएशन में सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं होता, सीजन कोई भी हो. नहीं तो जालना के जैसा समर शुरू हो गया तो ऐसा खतरनाक माहौल बन जाता है अपने यहाँ पे. यहाँ पे ऐसा नहीं है माउंटेनस रीजन में. ऐसी जगह पे अच्छे पोएट क्यों नहीं है? एनीवे, जस्ट द अदर डे समवन डाइड, द ड्रेडफुल इन ड्रेडफुल साइलेंट वी वेप्ट. मतलब कैसे गांव टाउन छोटा होने की वजह से कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है बताया. लुकिंग एट द सैड डेथ ऑफ द टू ब्रोज. लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ रिपीटिशन है, एंटीथेसिस है. ओनली द रिचुअल्स आर परमानेंट. मीन्स लाइफ परमानेंट नहीं है, लाइफ एंड डेथ. डेथ इज परमानेंट, बर्थ इज परमानेंट. द रिवर हैज अ सोल, और ये रिवर पोएम से लिया गया है उनके, इसके लिए द रिवर हैज अ सोल. स्मॉल टाउन्स हो गया भी रिवर. In the summer it cuts through the land like a torrent of grief. Sometimes, sometimes I think it holds its breath, seeking a land of fish and stars. तो रिवर का एंड क्या होता है, अंतिम लक्ष्य क्या होता है, दे बोला है मतलब दैट एंड्स इन ओशन और सी, जहां पर इट इज अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स. द रिवर हैज अ सोल, इट नोज, stretching past the town, from first drop of rain to dry earth and mist on the mountain tops. The river knows the immortality of water. और इसके अंदर रिवर को सोल होता है, रिवर को भी आत्मा होती है, रिवर को भी सोच होती है, ऐसा बोला है. और ये जानता है इमोर्टेलिटी ऑफ वाटर, वाटर इमोर्टल है. ओके, और रिवर को ये सब चीजों की जानकारी होती है. जैसे वाटर इमोर्टल है वो जानता है, रिवर ये भी जानता है कि ह्यूमन बीइंग मॉर्टल है. ओके, ये लोग मॉर्टल है क्योंकि डेथ तो परमानेंट है, लेकिन रिवर का एंड है लेकिन पानी का एंड नहीं है, ऐसा भी.
पोएट बोलता है, मिस्ट एंड द माउंटेन टॉप्स द रिवर नोज द इमॉर्टलिटी ऑफ वाटर, a shrine of happy pictures marks the day of childhood. मतलब पोएट हमको बताती है कि अपना बचपन जो है ना, अच्छे पिक्चर की याद है। मतलब अच्छे पिक्चर जो है उसकी मेमोरी से बना हुआ रहता है। वी हैव सो मेनी मेमोरीज ऑफ गुड थिंग्स, या बुरी भी चीजें जो हमने शरारतें भी की होगी बचपन में, वो आज हैप्पी पिक्चर्स ही बन जाते हैं, है ना। स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर। स्मॉल टाउन्स में फ्यूचर अनसर्टन इसलिए है क्योंकि स्मॉल टाउन्स लुकिंग एट द डेवलपमेंट दे टर्न इनटू मेट्रो सिटीज। और मेट्रो सिटीज का मतलब होता है डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे वो खो जाता है बड़े बड़े बिल्डिंग्स के अंदर। फॉर द फ्यूचर द डेड आर प्लेस्ड पॉइंटिंग वेस्ट, ये उनका रिचुअल है, ट्राइबल लोगों का रिचुअल है। उनके पैर वेस्ट की तरफ पॉइंट करके सुलाया जाता है। When the soul rises, ऐसा माना जाता है कि जब उसमें से फिर आत्मा जागृत होती है वो सीधा गोल्डन ईस्ट मतलब सूरज की तरफ जाती है, into the house of the sun. In the cool bamboo restored in sunlight, life matters like this. तो पोएट हमको ये बताता है कि जैसे सन सूरज की गर्मी से बम्बू में जिंदगी पनपती है, ओके, वैसे ही लाइफ मैटर्स लाइक दिस, मतलब वैसे ही ये दुनिया हम लोगों की वजह से जिंदा है, इंसानों की वजह से, इंसानों की सोच की वजह से जिंदा है। मतलब लाइट की वजह से बाम्बू है, हमारी वजह से दुनिया है, इंसानों की वजह से दुनिया है, ऐसा बोला है। इन स्मॉल टाउन्स बाय द रिवर वी ऑल वांट टू वॉक विद द गॉड्स। मतलब ऐसी जगह पे वी वांट टू लिव विद गॉड, वी वांट टू स्पेंड टाइम विद गॉड, और वांट टू बी पीसफुल। तो एक तरह से जो डेवलपमेंट होता है ना, उस डेवलपमेंट के लिए पोएट के मन में जो आक्रोश है या डिसलाइक है वो इसके अंदर प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और ऐसा बोला है कि रिवर जैसे वैसे रहने चाहिए, स्मॉल टाउन्स भी जैसे वैसे रहने चाहिए, क्योंकि उसमें अपनापन है। देन एप्रिसिएशन, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स टेकन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द रिवर पोएम्स रिटन बाय इंडियन पोएटेस ममंग दाई ने लिखा हुआ है ये। थीम, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोएट्स होम टाउन पासीघाट, ये आपको बताना है। नीड टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी, नेचर पोएम है ये, ओके। लाइफ एंड डेथ, मॉर्टेलिटी एंड एटर्निटी, इसके बारे में बोला है। लाइफ एंड डेथ परमानेंट है, जीवन मृत्यु भी परमानेंट है। पोएटिक स्टाइल में फ्री वर्स है, कंसिस्ट ऑफ 7 स्टैंजा, फ्री वर्स में लिखी हुई पोएम है। द रिवर सिंबॉलिकली डिपिक्ट्स नेचर एंड इट्स परमानेंस। लैंग्वेज एंड पोएट्री डिवाइस में सिंपल एंड क्रिएटिव लैंग्वेज यूज टू डिपिक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर, यूज ऑफ मेटाफर, सिमिली, एंटिथेसिस, रिपीटेशन, पर्सोनिफिकेशन। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको देखेंगे आप जब पढ़ेंगे तब। स्पेशल फीचर्स में द पोएम इज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ द ट्राइबल पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया। वेरियस नेचुरल एलिमेंट्स आर स्किलफुली मेंशन्ड इन द पोएम। तो जैसे रिवर है, ट्रीज है, और स्मॉल टाउन्स, लाइफ डेथ, इनके बारे में बताया है, ओके। We should protect nature and its elements. It is our responsibility to present, preserve and tend the world in which we all live. तो नेचर का भी मैसेज है, प्रिजर्वेशन का मैसेज है। आई थिंक द पोएम प्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मॉर्टल ह्यूमंस एंड द इमॉर्टल नेचर। जैसे रिवर इमॉर्टल है, वाटर इमॉर्टल है, इसके बीच में कंपैरिजन किया है। अगर आपको ऐसा कुछ याद भी नहीं है तो बोल सकता है, लव द पोएम, द पोएट has beautifully expressed how important nature is and how important it is for us to maintain the beauty of nature। ये सब बताया, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पोएम्स पूरे अपने हो जाते हैं, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है, वो है पोएटिक क्रिएटिविटी के ऊपर, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं।
अभी जैसे ये पोएम है, इसके क्वेश्चंस, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर, ऐसा क्वेश्चंस पूछे हैं, ट्रू और फॉल्स, पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस। अभी पोएटिक क्रिएटिविटी के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे, बहुत सिंपल है। पोएटिक क्रिएटिविटी में जैसे मैंने आपको बोला था 2 मार्क रहता है, राइट। उसमें से आधा मार्क कब मिलेगा आपको? समझो आपको एक टॉपिक दिया, राइट, पोएम ऑन ब्यूटी या ब्यूटी ऑफ नेचर, ओके। तो आपने कुछ भी लिखा ब्यूटी ऑफ नेचर से संबंधित, तो आपको आधा मार्क मिलता। जैसे नेचर इज ब्यूटीफुल, देर आर डिफरेंट क्रिएचर्स इन नेचर, नेचर हैज ग्रीन लीव्स एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, खत्म, आधा मार्क मिलेगा, ओके। दूसरा, समझो आपने थोड़ा सा थॉटफुल लिखा, मतलब थोड़ा सा पोएटिक लग रहा हो, ऐसा प्रॉपर लाइन वगैरह बना के ऐसा लिखा, तो और आधा मार्क मिलता। तीसरा, अगर आप उसमें राइमिंग स्कीम डालते तो और आधा मार्क मिलता है। मतलब वर्ड सेलेक्ट किए, क्या करना है आपको, जैसे आपको मालूम है एग्जाम्स में आप कर रहे हो वैसे कार्यक्रम, जैसे नेचर इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पकड़ा, उसके लिए एक उसको राइम करने वाला वर्ड निकाला, हेल्पफुल, वंडरफुल, कलरफुल, उसको लेके एक लाइन बनाई, फिर आगे एक और नया वर्ड पकड़ा, जैसे वी लव एंड एंजॉइंग द एंजॉइंग इट्स ब्यूटी, फॉरगेटिंग आवर रूटीन ड्यूटी, ब्यूटी, ड्यूटी, ऐसे राइम किया, आधा मार्क और मिल जाता है। मतलब कुछ भी लिखने को आधा मार्क, मीनिंगफुली लिखने को आधा मार्क, राइमिंग स्कीम डालने को आधा मार्क, और अगर समझो आपने उसमें फिगर ऑफ स्पीच अगर डाल दिए तो और आधा मार्क। इस तरह से 2 मार्क आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, आपको जो ब्लैंक है वो 2 लाइन कंप्लीट करना है। अब ये 2 लाइन कंप्लीट करते समय आपको मन से लिखना है। अभी मैंने पिछले एग्जाम में क्वेश्चन दिए थे वैसे, तो कुछ कुछ बंदों ने मस्त सेम के सेम लिख दिए, नो स्टार इन द एयर, नो स्टार इन द सी, और नीचे जैसे कि लाइन वैसे के वैसे चिपका दिए। अब कहाँ का मार्क दूं मैं इसको? अब यहाँ पे नाइट है ना, आपको इधर राइट, काइट, स्लाइट, ब्राइट, कुछ ना कुछ तो लिखना है। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, अब नाइट बदल के दे दिया उन्होंने, लाइक द, नहीं वैसे नाइट है ना, नाइट ऑफ स्टारी स्काईज ऐसा कुछ तो है। तो शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, हैविंग द परफेक्ट मिक्सचर ऑफ डार्क एंड ब्राइट, तो नाइट का ब्राइट अपने मैच किया, या कंबाइनिंग एवरीथिंग टू द राइट, टू राइट, ऐसा लिख सकते हैं आप, ओके। एंड ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट, फिर से ब्राइट आया। अब इसमें फिर से आप या तो इधर टी वाला लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, नाइट और ब्राइट ये दोनों का राइमिंग हो गया ए ए, अब दूसरा वाला बी भी ले लो, ऐसा आप ऐड कर सकते हैं। जैसे वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, affecting every human heart, okay, and all that is best of dark and bright। अब हार्ट का कोई राइमिंग बताओ ना। नहीं नहीं, जिसमें आवाज और स्मेल नहीं, वो नहीं। हाँ, अपार्ट लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा उससे नजदीक है,
यू विल बी हैप्पी। और थोड़ा फोर्स कम है। कुछ तो हार्ट के जैसा लिख देना इधर। अबे आप देख रहे घूर रहे मेरे तरफ ऐसा, तो मुझे सूझ नहीं रहा कुछ, है ना। फिर तो ऐसा, ये दूसरे जो लाइन्स है, अभी यहाँ पे देखो, आपने कुछ भी लाइन डाल दी उसके अंदर। शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, आई लव इंग्लिश, एंड ऑल दैट इज बेस्ट ऑफ डार्क एंड ब्राइट। कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिखा, आपने लिखा ना, आधा मार्क। ओके, समझो, शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट, आपने फिर किसी उसके बारे में, मतलब थीम मेंटेन करते हुए आपने लिखा, क्योंकि किसी महिला की सुंदरता का वर्णन इन काव्य पंक्तियों में किया जा रहा, तो उसी से कनेक्टेड थीम से रिलेटेड कुछ लिखेंगे, तो यू विल गेट, हाँ, 1 मार्क मिलेगा फिर आपको यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि थीम मेंटेन किया ना आपने, उसके लिए हाफ मार्क और मिलेगा। उसके बाद समझो आपने इसके साथ राइम किया, या चारों के चारों ए किया, या ए बी, ए बी राइमिंग भी किया आपने, तो 1.5 मार्क मिलेगा। और आपने जो लाइंस बनाए हैं उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच भी डाल दे, जैसे इन्वर्जन है, अलिट्रेशन है, थॉटफुली, तो भी आपको पूरा का पूरा 2 के 2 मार्क्स मिल जाता है। तो 2 लाइन बनाने में बहुत खुशी हो रही, क्या बात है, बहुत हंस रहे। डॉक्टर ने कैसे छोड़ा आपको कम, ट्रीटमेंट पूरा होने से पहले। ओके, नेक्स्ट, कंपोज टू लाइन 1, लाइन 4 ऑफ योर ओन टू मेक मीनिंगफुल कंपोजिशन। वो ऊपर का था क्वेश्चन। पोएटिक क्रिएटिविटी में कंपोज 4 लाइन्स ऑफ योर ओन ऑन द थीम द रियल ब्यूटी। यू मे बिगिन विथ शी वॉक्स, शी स्माइल्स, हर हार्ट शी इज। अब शी वॉक्स लेजीली, ऐसे तो नहीं चलेगा, फिर भी आपने लेजीली लिखा। शी स्माइल्स weirdly, her heart is dark, जो भी है, ऐसा लिखा तो आधा मार्क। लेकिन आपने जो लिखा वो थोड़ा सा पोएम से कनेक्टेड लिखा, तो 1 मार्क। इसमें भी राइमिंग बनाई, 1.5 मार्क। फिगर भी डाले, 2 मार्क, ऐसा। ओके, कंपोज अ पोएम ऑन ब्यूटी ऑफ नेचर, एंड ऑन दैट चेक, एंड ओवर दैट, सॉरी चिक, हाँ, ओवर दैट ब्रो, so soft, so calm, yet eloquent. Replace the underlined word by another to compose a stanza. तो आपको वो लाइंस रिप्लेस करके अपने वर्ड्स उसके अंदर, वो वर्ड्स रिप्लेस करके अपने वर्ड्स उसके अंदर डालना है, ताकि मीनिंग भी चेंज ना हो और आपके वर्ड्स भी उसके अंदर हो, और जो लिखेंगे उसको अंडरलाइन करना है। इस तरह से पोएम्स आपको हैंडल करना है। और याद रखो, पोएम का एप्रिसिएशन पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, पॉइंट फॉर्मेट में नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, कल ऑलमोस्ट लास्ट डे रहेगा। वैसे तो मैं हूं कल, आने से पहले एक बार मैसेज चेक करके आना। ओके, इन केस अगर थोड़ा सा है काम, जाना पड़ा तो मैं परसों ले लूंगा वो, नहीं तो कल के लिए कुछ तो इंतजाम करूंगा। पेपर कल मिलेंगे, ये सब तैयार करने में मेरा कल का दिन चला गया, तो आई कुडंट चेक पेपर्स, वो सब एप्रिसिएशन पोएम्स सब लाइन अप करने में टाइम लगा। तो कल मिल जाएंगे, बाकी बच्चे हुए परसों मिल जाएंगे। सी यू, जय हिंद। चलो, हाँ, वो तो गए, यश बंसिले, बाय।